हेलो एंड वेलकम 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 टू द न्यू वीडियो। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। अब आज चालू होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच, जो होने वाला है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इतना हिस्टोरिक और आइकॉनिक ग्राउंड क्यों है। उसके साथ साथ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का जो एक फ्लॉ है वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड्स की पिच कैसी रहेगी, और उसके साथ साथ हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 और उनका प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन है, और उसके साथ इंडिया का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है और इंडिया की साइड से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होगा। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के उस पार। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इतना आइकॉनिक ग्राउंड क्यों है। क्योंकि वो दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम है जो 1817 में ओपन हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारे आइकॉनिक मैचेस खेले गए हैं। उसके साथ साथ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेट म्यूजियम भी है, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को बहुत ही यूनिक और बहुत हिस्टोरिक बनाता है। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटा सा फ्लॉ है। वो फ्लॉ क्या है? तो वो फ्लॉ ये है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एक स्लोप पे बना हुआ है, वो एक समतल ज़मीन पे नहीं बना हुआ है। तो उसका स्लोप अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं एग्जांपल लूँगा कि अगर आप देखोगे तो वो ग्राउंड जनरली ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं है। वो ग्राउंड थोड़ा ऐसा टिल्टेड है, और वो डिफरेंस जो है वो 8 फीट का है, मतलब 2.5 मीटर्स का डिफरेंस है वो स्लोप में। तो वही इस ग्राउंड को बहुत ही यूनिक बनाता है और थोड़ा फ्लॉड भी बनाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ऐसे ग्राउंड है तो उसके ये एंड पे है हमारा पेविलियन एंड, और इस एंड पे है हमारा नर्सरी एंड। तो अगर हम राइट हैंड बैटर का एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर राइट हैंड बैटर यहाँ पे पेविलियन एंड पे बैटिंग कर रहा है तो उसको बॉल हमेशा नेचुरली बाहर जाएगी, क्योंकि स्लोप ऐसा है तो वो बॉल बाहर जाएगी। और जब वो नर्सरी एंड पे बैटिंग करने आ जाएगा राइट हैंड बैटर, तो वो बॉल अंदर आएगी, क्योंकि स्लोप वैसा है। तो यहाँ से बॉलिंग हो रही है, यहाँ नर्सरी एंड पे बैटिंग कर रहा है तो बॉल अंदर आएगी। तो ये बहुत ही ट्रिकी मूवमेंट हो जाते हैं, और वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बैटर्स के लिए मैनेज करना वो स्विंग मूवमेंट या सीम मूवमेंट। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग होगा, और ये स्लिप कैचेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों टीम्स को देखना पड़ेगा कि उसकी प्रैक्टिस करें। अगर नीचे की साइड पे अगर आप स्लिप फील्डिंग कर रहे हो तो बॉल थोड़ा तेज़ आएगा, और अगर आप स्लोप के ऊपर की साइड स्लिप में फील्डिंग कर रहे हो तो बॉल थोड़ा स्लो आएगा और बॉल थोड़ा मूव करता हुआ आएगा। तो स्लिप फील्डिंग भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए थोड़ा सा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इतना आइकॉनिक होने के बाद भी थोड़ा सा फ्लॉड है। उसके बाद बात करते हैं कि लॉर्ड्स की पिच कैसी होगी और वेदर कंडीशंस कैसी होगी। तो पिच पे बात करेंगे कि हमने कुछ पिछले मैचेस देखे हैं, वहाँ पे पिच थोड़ा लाइवली दिखता है फर्स्ट 2 इनिंग्स में। मतलब दोनों टीम की फर्स्ट इनिंग्स में पिच थोड़ा लाइवली दिखता है, जहाँ स्विंग होता है, सीम होता है और कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, बाउंस भी अच्छा रहता है। तो दोनों टीम्स की फर्स्ट इनिंग्स होती है वो थोड़ी लो स्कोरिंग होती है, और धीरे धीरे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली होने लगती है विकेट, और ज़्यादा स्कोर करने का भी मौका मिलता है जब सेकेंड इनिंग्स में खेलने को आता है। तो दोनों टीम्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली इनिंग में बहुत ही केयरफुली खेलना है, और ऐसा नहीं कि बहुत रन्स बना दिए हैं पिछले 2 मैचेस में तो हम आराम से खेल सकते हैं। ये पिच डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं वेदर कंडीशन की। तो लॉर्ड्स में अभी लंदन में काफ़ी सनी वेदर है, अच्छी 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और अच्छा टेम्परेचर है, जो थोड़ा पिच को भी अफेक्ट करेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा पिच ड्राई होता जाए डे 4 डे 5 की तरफ, लेकिन एजबेस्टन में जितना टर्न मिल रहा था उतना टर्न यहाँ पे नहीं मिलेगा, काफ़ी नॉर्मल रहेगा पिच। अब बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 और उनका प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अभी इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, और उसमें सबसे बड़ा चेंज हमको दिख रहा है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने पिछले 4 साल में सिर्फ एक ही 4 डे मैच खेला है। उसके अलावा उनके पास कोई मैच प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या जोफ्रा आर्चर उतने ही इफेक्टिव होंगे जो 4 साल पहले थे? क्या वो एक साथ
6-7 ओवर्स डाल पाएंगे या सिर्फ वो 3-4 ओवर के स्पेल कर पाएंगे, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जोफ्रा आर्चर का इंक्लूजन इंडियन बैटिंग के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को अगर 4 ओवर भी डाल रहे हैं तो वो स्पीड 145 की होगी, जो मुश्किल होगी लॉर्ड्स की पिच पे, जहाँ पे आपको बहुत ही एक्स्ट्रा सीम मूवमेंट मिलने का मौका है, जो मैंने एक्सप्लेन किया बिकॉज ऑफ द स्लोप। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे कि उनका प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन है, तो मैं बोलूँगा कि क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स है, वो उनके प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो जाएंगे। बॉलिंग में क्रिस वोक्स, क्योंकि हमने देखा कि एजबेस्टन और लीड्स में जहाँ पे इतनी अच्छी विकेट्स नहीं थी, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट नहीं थी, फिर भी क्रिस वोक्स ने पहले आवर में काफ़ी अच्छे मूवमेंट एक्सट्रैक्ट किए थे पिच से। तो यहाँ लॉर्ड्स पिच में बॉलर को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही पहले 2 दिन, तो वहाँ क्रिस वोक्स बहुत ही लीथल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ बेन स्टोक्स भी मूवमेंट काफ़ी अच्छे करवाते हैं अपनी बॉलिंग से, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अगर आप पूछोगे बैटिंग साइड से कौन आपको लगता है, तो मुझे लग रहा है कि जैक क्रॉली की एक बड़ी इनिंग ड्यू है, और हो सकता है कि यहाँ की कंडीशन उनको अच्छी लगे। एक मौका लॉर्ड्स में खेलने का मौका, भले ही वो इंग्लिश प्लेयर है, लेकिन इंग्लिश प्लेयर को भी लॉर्ड्स में खेलना इस बहुत बड़ी बात होती है। तो वो भी चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर करे, जो उनका पहली 2 मैचेस में नहीं आया है। तो जैक क्रॉली भी एक प्लेयर हो सकते हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंडिया की प्रोबेबल 11 और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होगा। तो इंडिया की प्रोबेबल 11 में मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक सिर्फ एक ही चेंज दिखेगा, जसप्रीत बुमराह आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे। बाकी मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे हमको टेम्प्ट नहीं होना है कि कुलदीप यादव को खिला दे नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, क्योंकि यहाँ पे जो आपने पहली 2 मैचेस में बैटिंग करी है वो फ्लैट पिचेस पे बैटिंग करी है। लॉर्ड्स की पिच एटलीस्ट पहले या दूसरे दिन तक तो अच्छी रहती है, जहाँ पे बैटिंग मुश्किल है, तो हो सकता है कि आपका बैटिंग कोलैप्स होने के चांसेस हो, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बैटर के साथ ही जाना चाहिए। और अगर करुण नायर को लंबा रन दे ही रहे हैं तो करुण नायर को खिला दो। बाकी मेरी पर्सनल अगर आप पूछेंगे राय, तो मैं बोलूँगा कि साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए, पर अगर नहीं डिस्टर्ब करना है प्लेइंग 11 को तो करुण नायर भी चल जाएंगे ये मैच के लिए। तो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में तो इतने चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिलाओ आप, और सुंदर और जडेजा को भी खिलाओ। कुलदीप यादव को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है बैटिंग कोलैप्स हो, तो ये ज़रूरी है। और अगर इंडिया की प्लेइंग 11 में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर अगर बोलोगे, तो बैटिंग साइड से केएल राहुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाते हैं ये टीम में, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेलने का। उनकी टेस्ट सेंचुरी है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जो लास्ट मैच हुआ था 2021 में, तब उन्होंने सेंचुरी करी थी इसी ग्राउंड पे। और उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल छोड़ना आता है, वो काफ़ी अच्छा जजमेंट रखते हैं, और वो रैश शॉट नहीं खेलते हैं जनरली जब तक एकदम अच्छे सेट ना हो जाए। तो आई थिंक केएल राहुल का लंबी बैटिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि केएल राहुल की भी एक बहुत लंबी और बड़ी अच्छी इनिंग आने वाली है, और वो इसी मैच में ज़रूर आएगी। और बॉलिंग में तो हम जानते ही है कि जसप्रीत बुमराह कमाल करते ही है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे बॉलिंग करने का, और मोहम्मद सिराज के पास भी एक्सपीरियंस है बॉलिंग करने का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे। क्योंकि बॉलिंग भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एग्जैजरेटेड आपको मूवमेंट मिलता है पिच पे से, तो उसको हैंडल कैसे करते हो आप, वो भी जानना ज़रूरी है। तो बॉलिंग में अगर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बोलेंगे तो बुमराह तो है ही, पर मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आकाशदीप पहली बार खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो उनके लिए हो सकता है कि शायद थोड़ा मुश्किल हो वो मूवमेंट को मैनेज करना। और यही चीज़ है कि मोहम्मद सिराज को थोड़ा स्टेप अप होके बहुत बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा, और जो उनको रिदम मिला है पिछले मैच में शायद वो हेल्प करेगा। पर इंडिया के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि इंडिया की बॉलिंग ओपन कौन करेगा, क्योंकि पिछले मैच में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग ओपन करी है, पर जनरली जसप्रीत बुमराह बॉलिंग ओपन करते हैं। तो क्या इंडियन टीम बुमराह और आकाशदीप के साथ बॉलिंग ओपन करवाएगी? क्योंकि सिराज की जो इफेक्टिवनेस है, जो रोहित शर्मा ने भी पॉइंट आउट किया था कि वो न्यू बॉल से है, थोड़ा बॉल पुराना हो जाता है तो सिराज की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो वो क्या हम चांस ले सकते हैं कि सिराज को पुराने बॉल से बॉलिंग करवाए और आकाशदीप और बुमराह से नए बॉल से करवाए, या फिर सिराज और बुमराह से नए बॉल से बॉलिंग करवाए और आकाशदीप को पुराने बॉल से करवाए? क्योंकि अगेन आकाशदीप का भी रिकॉर्ड नए बॉल से अच्छा है, पुराने बॉल से उतना अच्छा नहीं है।
तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहते हो कि बुमराह आपका ओपनिंग स्पेल डाले, क्योंकि वो एक प्रेशर सेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है इंडियन टीम के लिए, और शुभमन गिल के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती बोलेंगे इस टेस्ट मैच में ये होने वाली है कि किन 2 बॉलर से बॉलिंग ओपन करवाए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और मैं चाहूँगा कि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप से ओपन करवाए। सिराज फिर भी एक लाइन लेंथ पकड़ के पुराने बॉल से बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन आकाशदीप का और जसप्रीत बुमराह का जो वो फर्स्ट 10 ओवर्स का हमको बर्स्ट चाहिए जिसमें 3-4 विकेट मिल सकते हैं, वो ये दोनों बॉलर्स ही लाके देंगे आपको। तो इनको ओपन करवाना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर बोलता हूँ, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।